Okay, let's start. Sir, what is the concept of additional depreciation? Additional means something extra. Additional is also known as accelerated depreciation. Accelerated depreciation को समझने के लिए I believe many of you know how to drive bike. बाइक को अगर आप क्लच पकड़ के बहुत ज्यादा एक्सेलेरेटर दोगे तो पिकअप कैसे होगा, फास्ट की स्लो? बाइक को अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सेलेरेटर दिया क्लच पकड़ के और बाद में क्लच रिलीज किया तो पिकअप कैसे होगा? फास्ट, बहुत फास्ट होगा। अगर आप राइडर हो, अगर आपको बाइक अच्छे से चलाने आती है, कंट्रोल करने आती है, देन ओनली यू कैन कंट्रोल, अदरवाइज यू विल हिट समबडी और समथिंग। यस, बहुत ऐसा एक व्हीली जैसा भी आप फीलिंग कर सकते हो। तो आपको नहीं लग रहा डेप्रिसिएशन इज अ बेनिफिशियल प्रोविजन फॉर द असेसी? इतना तो फील हो रहा है कि आपको कि डेप्रिसिएशन एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है, एक बुक एंट्री है, ठीक है ना? इस नॉन मॉनेटरी एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर है ही नहीं, एक अलाउंस है। तो डेप्रिसिएशन की वजह से असेसी का टैक्स कम होता है, इज इट राइट? क्योंकि प्रॉफिट कम होता है। हाँ, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम होगा, तो टैक्स कम होगा, प्रॉफिट कम होता है, टैक्स कम होगा, तो डेप्रिसिएशन की प्रोविजन बेनिफिशियल प्रोविजंस में काउंट होते हैं, राइट? यस, बेनिफिशियल। और जो बेनिफिशियल प्रोविजन होती है वो जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा, जितनी ज्यादा मिले उतना अच्छा, राइट? जितना ज्यादा डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिले उतना ज्यादा आपको अच्छा होता है। इतना तो क्लियर है? बेनिफिट जितना ज्यादा उतना अच्छा, राइट? हाँ, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सुनो, ये डेप्रिसिएशन जो है ना वो तो आपको मिलते ही रहेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एनकरेजिंग यू, खास करके जो यूथ है आपका, हमारे देश का जो यूथ है, जो पागल हो चुका है जॉब्स के पीछे कि जॉब से करना है, कुछ भी हो जाए जिंदगी में, ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, 50,000 रुपया 1 लाख रुपया महीने का पगार मिल गया, लाइफ सेटल सर, बाकी दुनिया भाड़ में गई, ठीक है ना, मुझे कुछ नहीं लेना देना। आज इंडिपेंडेंस से कम आज तो देश के बारे में सोचो, आप एक दिन तो सोचो। when you seek for an employment you are seeking to become dependent on somebody else, आप डिपेंडेंट बनने का ट्राई करते हो, इट्स नॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है ना? आप डिपेंडेंट हो जाते हो, यू आर डिपेंडेंट ऑन योर, राइट नाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, पोस्ट मैरिज यू माइट बी डिपेंडेंट ऑन योर स्पाउस, जॉब पे जाते हो तो यू माइट बी डिपेंडेंट ऑन योर एम्प्लॉयर, ओल्ड एज हो जाते हो तो यू विल बी डिपेंडेंट ऑन योर चिल्ड्रन, तो यू विल बी स्पेंडिंग लाइफ ऑफ डिपेंडेंसी। यू मतलब मैं आपको बोल नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग लाइक डिपेंडेंट लाइफ, लेकिन दैट लाइफ इज नॉट वर्थ लाइफ। when life is given to you you should try to have independence from your emotions, कि नहीं यार इमोशन नहीं होना है, मुझको चीजों में इमोशनल नहीं देखना है, मुझे प्रैक्टिकलिटी देखनी है, ठीक है ना? यू शुड गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम योर ओन कंपल्सिवनेस मतलब हमें आलस आता है, ठीक है ना, नहीं करने की इच्छा होती है, एंजॉय करने का मन करता है, वी डोंट थिंक अबाउट आवर ओन ग्रोथ। तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, आपको कंपल्सिवनेस में से इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिसीजन मेकिंग का इंडिपेंडेंस होना चाहिए, और वो इंडिपेंडेंट आपके पास तभी आएगा जब आप अपने खुद की ऑर्गेनाइजेशन चालू करते हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेज करता है यूथ को कि सर प्लीज आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उतरो, ठीक है ना? यू मस्ट कम इनटू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कुछ नहीं तो सिंपल से सिंपल आप अगरबत्ती या कैंडल मैन्युफैक्चरिंग भी चालू करोगे तभी भी वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो गवर्नमेंट इंकरेज कर रहा है कि इफ यू इंटर इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और एक सेक्टर है यहाँ पे पावर जनरेशन, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पावर जनरेशन बिकॉज इट रिक्वायर्स crores of rupees investment, so let's not talk about power generation, but there are two sector here, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और पावर जनरेशन सेक्टर में आप हो। और सर क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए हो तो आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी लेकर आओ, प्लीज ब्रिंग लेटेस्ट प्लांट एंड मशीनरी इन इंडिया, सेकेंड हैंड नहीं, नया प्लांट एंड मशीनरी लेकर आओ, छोटा सा क्यों ना हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट किया तो वी आर टॉकिंग अबाउट 3 इंडस्ट्री, नो अपनी पूरी इकोनॉमी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है, राइट? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्टियरी सेक्टर, राइट? प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, टर्टियरी सेक्टर में सर्विस आता है, और सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्री आता है या मैन्युफैक्चरिंग आता है। मुझे बताओ एग्रीकल्चर का ग्रोथ हुआ
और इंडस्ट्री का नहीं हुआ, तो एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है वो इंडस्ट्री का इनपुट है। डू यू अग्री? अरे Yes. एग्रीकल्चर का जो आउटपुट हाँ। है वो इंडस्ट्री का इनपुट है। आपने इंडस्ट्री को नहीं बढ़ाया और एग्रीकल्चर को बढ़ा दिया, तो आपने सप्लाई तो बढ़ा दिया लेकिन डिमांड नहीं बढ़ाई। अगर सप्लाई बढ़ गया और डिमांड नहीं बढ़ी तो तुमको पता है एग्रीकल्चर इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। सप्लाई बढ़ गया, डिमांड नहीं है, बायर ही नहीं है हमारे पास। आर यू गेटिंग? आप अगर कल एक एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाते हो तो यार आप कुछ फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। चिप्स जैसा ब्रांड जो है चिप्स, ठीक है ना, पोटैटो चिप्स, लेज ले लो या वो बालाजी ले लो, या आलू भुजिया वाला अपना बीकानेर ले लो, हाँ हल्दीराम ले लो। इन्होंने आपको नहीं लग रहा फार्मर लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया होगा, क्योंकि फार्मर का आउटपुट डायरेक्टली इनका इनपुट बन जाता है। Yes. यस। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बढ़ा तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ा के कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ गया तो एग्रीकल्चर सेक्टर का तो ग्रोथ होगा ही होगा, उसी के साथ साथ सर्विस सेक्टर का भी ग्रोथ होगा। कैसे सर? बैंकिंग ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगे तो बैंकिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है ना। टर्टरी सेक्टर में देखो क्या क्या ग्रो होगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगे, इंश्योरेंस के ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगे, सीए सीएस सीएमए को जॉब मिलना चालू हो जाएगा। सीए सीएस सीएमए इन लोगों को जॉब कंसल्टेंसी देने का स्कोप बढ़ेगा क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज बनेंगी, ठीक है। फिर आपका जो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, वर्कर लोगों का मतलब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स लोगों के लिए जॉब मिलना चालू हो जाएंगे, हाउसकीपिंग इंडस्ट्री को जॉब मिलना चालू हो जाएगा, पैकेजिंग इंडस्ट्री को जॉब मिलना चालू हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री को जॉब मिलना चालू हो जाएगा, इंटरनेट का यूजेस बढ़ जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन का यूसेज बढ़ जाएगा। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग ग्रो होगा तो आपको नहीं लग रहा है सब कुछ ग्रो होगा धीरे धीरे? Yes. यस। आप जरा ये समझने का ट्राई करो। मुझे अपनी हिस्ट्री अगर पढ़ा है तो कैन यू टेल मी कि हिस्ट्री में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन कंबाइन मेजर डिस्ट्रॉयड कंट्रीज कौन से थे? डिस्ट्रक्शन मतलब वहां पे अनलिमिटेड डिस्ट्रक्शन हो गया था। कैन यू नेम फ्यू नेशंस व्हिच वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, कोलैप्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन अराउंड 1930 और वर्ल्ड वॉर टू जो उसका सेकेंड हुआ था 1940s के आसपास? तो दो नेशन का मतलब दो या तीन चार नेशन का नाम बताओ मुझे जो दोनों वर्ल्ड वॉर में कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गए थे। थोड़ा भी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो थोड़ा हेल्प करो प्लीज। अरे Japan. जापान, वेरी गुड। Germany. जर्मनी, यस हिटलर अंकल। और जापान, जर्मनी और इंडिया को जो कंट्री, Britain. इंडिया को जो कंट्री रशिया। हेल्प करती है, नहीं नहीं इंडिया नहीं था उसमें, इंडिया को जो कंट्री हेल्प करती पता है हमेशा वर्ल्ड वॉर में, मतलब कोई भी वॉरफेयर में इंडिया को हमें मिसाइल्स देती है, बहुत कुछ करती है, वो कंट्री कौन है? फ्रांस। रशिया, रशिया है वो। इंडिया ने वर्ल्ड वॉर के टाइम में इंग्लैंड। रशिया को सपोर्ट किया था। तो जापान, जर्मनी, रशिया, यूएसए, इंग्लैंड। फ्रांस भी है यहाँ पे, फ्रांस भी आपको लेना पड़ेगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ सुनो, अभी आज के तारीख में मोस्ट डेवलप नेशन का नाम बताओ ना। ये मोस्ट डिस्ट्रॉयड नेशन थे, बरोबर। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के पहले इनका मोस्ट डिस्ट्रक्शन हो चुका था, ओके। और आज की तारीख में आपको नहीं लग रहा मोस्ट एडवांस नेशन भी यही है? Yes. हाँ। ना, जीडीपी के लैंग्वेज में मोस्ट डेवलप्ड नेशन, जीडीपी के एंगल में ये ऐसे नहीं आना चाहिए था। विकिपीडिया पे देख लेते हैं, थोड़ा जनरल नॉलेज भी होना चाहिए हम लोगों को।
ये ठीक है। देखो टॉप पे कौन सा है, और चाइना को कैसे भूल सकते हैं। टॉप पे हमारा यूनाइटेड स्टेट्स है। यूनाइटेड स्टेट्स का एस्टिमेट देखो, ये 20 ट्रिलियन इकोनॉमी है, इसको 20 ट्रिलियन बोलते हैं। 21 ट्रिलियन 22 ट्रिलियन इकोनॉमी ये बन चुकी है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। दिस इज 20 ट्रिलियन इकोनॉमी। चाइना इज 14 ट्रिलियन इकोनॉमी। जापान इज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। जर्मनी इज 3 ट्रिलियन 3.8 ट्रिलियन इकोनॉमी। यूनाइटेड किंगडम इज 2.7 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। पहले फ्रांस था, अभी इंडिया है। 2.6 ट्रिलियन है हमारा 2020 का। ओके, एंड 2.6 ट्रिलियन को हमें बनाना है, 2.6 ट्रिलियन को हमें बनाना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। आपको नहीं लग रहा ये जो ऊपर के 5 कंट्रीज है, दे वर मोस्ट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2? Yes. Yes. तो ये लोग मतलब जिस पीरियड में इंडिया हिंदू मुस्लिम से फाइट कर रहा था, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन कर रहा था, when we were fighting with the poverty, we were fighting with the स्वदेशी, इन लोगों ने फटाफट अपने देश में कौन सा सेक्टर डेवलप किया, मुझे बता दो ना। विच सेक्टर दे डेवलप्ड इन देयर रिस्पेक्टिव नेशन। आज ये जो कंट्रीज की हम बात कर रहे हैं, रशिया, जर्मनी, जापान, चाइना, यूएसए, विच सेक्टर दे डेवलप? एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर? कौन सा सेक्टर इन्होंने डेवलप किया? इन सारी कंट्रीज में क्या है, मेजरली क्या होता है? मेजोरिटी कार्स आपको पता है इन कंट्रीज के है। अग्री करते हो ना? जापान से मेजोरिटी कार कंपनीज आती है। मेजोरिटी जो आपके लैपटॉप, कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स से आते हैं। चाइना से ऐसा क्या है जो नहीं आता? ठीक है ना, तुम्हारे दिवाली के पटाखों से लेके, दिवाली के कैंडल से लेके, अभी तुम जो 2 रुपए के पेन से लिख रहे हो उस पेन से लेके, एवरीथिंग इज चाइनीज। ठीक है ना, चाइनीज से तो सब कुछ आता है। जर्मनी, जर्मनी इज नोन फॉर क्वालिटी। जर्मनी इज नोन फॉर द क्वालिटी। जो जर्मन प्रोडक्ट होते हैं ना उनको हाईएस्ट स्टैंडर्ड माना जाता है। ओके, यूके, यू नो दिस पीपल आर वेरी मच लिटरेट पीपल, दे न्यू कि हमें देश को कैसे आगे बढ़ा के लेके जाना है। एंड इंडिया अभी पीछे नहीं है, इंडिया इज ऑल्सो इन द रेस। तो अच्छा तो लगता है, कम से कम यार 200 कंट्री में हम टॉप 6 में तो आते हैं। डोंट यू फील प्राउड अबाउट इट? Yes. सो वी मस्ट फील प्राउड अबाउट इट। और ये जो है ये 2.7 का गवर्नमेंट का टारगेट है कि बाय 24 इट शुड बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। यू टेल मी, without growing manufacturing sector, can we become 5 trillion economy? Is it possible to become a 5 trillion economy? No. नहीं। आप लोग एज अ सीएमए बन के आप लोग भी यही सोचते हो ना कि हम लोग सर्विस सेक्टर में चले जाए? जेन्युइनली बोलो, यू फील टू गो इनटू सर्विस सेक्टर, राइट? आई एम ए एजुकेटर, मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ, सीएफएम चलाता हूँ, आई एम ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। तो मुझे कहीं ना कहीं टैक्स पढ़ाते 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 ऐसा रियलाइज हो गया कि नहीं यार, हमें मैन्युफैक्चरिंग भी करना है। और जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचा कि क्या मैन्युफैक्चरिंग करूं, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, शूज मैन्युफैक्चरिंग, कैंडल मैन्युफैक्चरिंग, मुझको ऐसा कुछ तो कनेक्ट नहीं फील हो रहा था कि ये मुझको मैन्युफैक्चर करना है। आई टेल यू व्हाट आई विल मैन्युफैक्चर इन फ्यूचर। अभी मेरा उसके ऊपर स्टडी चालू है। आई विल बी एंगेज, आई मतलब मेरी पूरी टीम, हाँ एंगेज, मैं अकेले नहीं। अकेले क्या क्या करूंगा? माई होल टीम, एलिट गुरुकुल टीम विल बी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हनी, फर्टिलाइजर और आगे जाके फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, हमारा फर्स्ट टारगेट है हनी के ऊपर। ठीक है ना, सेकेंड टारगेट है हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के ऊपर, और थर्ड टारगेट है हमारा फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर, बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। आपने ये वर्ड सुना है क्या? आप रूरल एरिया से बिलोंग करते, शायद आपने कभी सुना होगा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। मराठी में इसको शेतकरी संघटना भी बोलते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। हाँ हाँ, तो मुझे ये कंपनीज एक्ट में बनता है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। इसके लिए मिनिमम 10 फार्मर्स का शेयर होल्डिंग होना जरूरी है, 5 लोग डायरेक्टर्स होना है। तो उसके अपने नियम है, वो सारा मुझको करना है। वी विल बी हैविंग सूनर और लेटर, आप देख लेना एलिट एग्रो का कुछ ना कुछ आप लोगों को देखने मिलेगा। यू जस्ट बी इन टच विद अस, आपको वो देखने मिलेगा। तो आई एम नॉट ओनली टीचिंग यू द लॉ, आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द लॉ इन माई ओन लाइफ कि हाँ यार, मेरा भी तो हमारे देश के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होना है। एवरीबडी कैन नॉट बिकम अ सोल्जर एंड डाई फॉर द नेशन और फाइट फॉर द नेशन। नहीं, सब लोग सोल्जर नहीं बन सकते, और मेरे जैसे कम हाइट के लोग तो सोल्जर बनने भी नहीं चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं सर? व्हाट वी कैन डू?
ठीक है ना। तो हम देश का टैक्स का रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, हम देश में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकते हैं, हम देश में 4 लोगों को जॉब दे सकते हैं, 4 फैमिलीज को अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो जितना करना है उतना कर सकते हैं, दैट्स पीजीबीपी। और इसलिए गवर्नमेंट बोलता है कि सुनो सुनो सुनो, आप क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या पावर जनरेटिंग सेक्टर में आते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हम क्या करेंगे, आपको ये जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेस की है ना, उसके ऊपर आपको नॉर्मल डिप्रिसिएशन तो मिल ही रहा है 15% का, फर्स्ट ईयर में हम आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन भी देंगे 20% का, तो टोटल डिप्रिसिएशन हो जाता है 35% का। आप मान लो कि आपने 100 करोड़ की मशीनरी लगाई है, तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा डिप्रिसिएशन का मुझे डिडक्शन मिल रहा है। 15 करोड़ का तो मुझे डिप्रिसिएशन का मिल रहा है और 20 करोड़ का एडिशनल डिप्रिसिएशन का मिल रहा है, तो 35 करोड़ का मुझे डिप्रिसिएशन मिलेगा। इजंट इट वंडरफुल? मेरा टैक्स सब्सटेंशियली बच जाएगा ना। Yes. यस। लेकिन अगर मैंने लेस देन 180 डेज पुट किया तो, अगर मैंने असेट को लेस देन 180 डेज के लिए पुट किया तो सर ये 15% कितना परसेंट हो जाएगा, बोलो ना। अरे बाबा लेस देन 180 डेज होगा तो ये 15% कितना हो जाएगा, 7.5% ना, हाफ हो जाता है, राइट। तो आपको नहीं लग रहा एडिशनल डिप्रिसिएशन भी हाफ हो जाना चाहिए, 10% हो जाना चाहिए? एडिशनल डिप्रिसिएशन भी 10% हो जाता है। अब एडिशनल डिप्रिसिएशन जो 10% होता है ना, तो अरुण जेटली सर ने बोला कि यार ये लोगों को एडिशनल डिप्रिसिएशन हाफ क्यों मिला, क्योंकि इन्होंने सेकेंड हाफ में परचेस किया सर असेट, तो नेक्स्ट ईयर में बैलेंस मिलना चाहिए। तो पहले के इनकम टैक्स ऑफिसर का ऐसे मानना था, नेक्स्ट ईयर में तो असेट पुराना हो गया ना, ये हम डिप्रिसिएशन उसी असेट को देते हैं जो असेट नया असेट है। आर यू ट्राइंग टू गेट दिस? देखो, हाँ मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बता रहा हूँ, अरुण जेटली ने अपने लास्ट बजट में अमेंड करके गए थे। तो इन हिज मेमोरी, इन हिज लविंग मेमोरी, इनफैक्ट आई यूज्ड टू लव हिम एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर आई हैव सीन, क्योंकि मैंने उनको प्रैक्टिकली बात करते हुए देखा है, देश के इकोनॉमिक और टैक्सेशन पॉलिसीज को चेंज करते हुए देखा है। तो ही वाज वेरी स्मार्ट, ब्रिलियंट, डेडिकेटेड फाइनेंस मिनिस्टर दैट वी हैड इन आवर कंट्री। तो सर यूजुअली अगर लोगों ने फर्स्ट हाफ में अगर एसेट परचेस किया तो एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता था 20%, और सेकेंड हाफ में अगर परचेस किया तो एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता था 10%। तो लोग है ना सेकेंड हाफ में मशीनरी जरूरत भी पड़ी तभी भी परचेस नहीं करते थे, इवन इफ दे नीड। यहाँ पे सेकेंड हाफ में ना कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री का सेल बहुत कम हो जाता था, क्योंकि लोग ना मशीनरी परचेस करने के लिए हेजिटेट करते थे। क्यों हेजिटेट करते थे? क्योंकि उनको खाली हाफ डिप्रिसिएशन मिलता था। तो कुछ लोगों ने बोला सर नेक्स्ट ईयर 10% दे दो, तो एओ का ऐसे मानना होता था, असेसिंग ऑफिसर का, नेक्स्ट ईयर 10% नहीं दे सकते, क्योंकि एडिशनल डिप्रिसिएशन आपको खाली इन द ईयर ऑफ परचेस मिलता है। इन द ईयर ऑफ परचेस मतलब जब ये असेट नया होता है तभी मिलता है। नेक्स्ट ईयर में तो ये असेट नया नहीं है, ये तो आपने ऑलरेडी परचेस करके रखा हुआ है। आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि जल्दी बोलो। मोर देन 180 डेज यूज करोगे तो फुल एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा 20%, लेस देन 180 डेज करोगे तो खाली 10% मिल रहा था पहले। ये समझ में आया क्या आपको? हाँ। तो अरुण जेटली सर ने बोला यार ऐसे गलत हो रहा है, इनको टोटल 20% का डिप्रिसिएशन मिलना चाहिए। हाँ आप हाफ यहाँ पे दे दो, लेकिन जो हाफ बच गया वो आप नेक्स्ट ईयर में इनको दे दो। उन्होंने अलाउड कर दिया बाय अमेंडिंग द लॉ, लेस देन 180 डेज होगा तो 10% इन द करंट ईयर एंड 10% इन द नेक्स्ट ईयर। तो ये याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो आया था अभी। मुंबई में आपने कभी सुना होगा, तो क्योंकि आप लोगों ने तो मुंबई पता नहीं फील किया है कि नहीं किया है, लेकिन मुंबई में राज ठाकरे एमएनएस ने एक बीच में बहुत बड़ा क्या बोलते हैं ना, उनका एक आंदोलन जैसा था, या उन्होंने बहुत ही डिस्टर्ब करके रखा था। ये यूपी और बिहार और इस साइड से जो लोग आते हैं, बंगाल, वेस्ट बंगाल, इस लोग से जो लोग आते हैं ना, इनको बहुत मतलब मारा पीटा भी था। सुना था आप लोगों ने ऐसा कुछ? कि ये लोग ने जॉब ले लिया, इन लोगों की वजह से महाराष्ट्रियन लोगों को जॉब नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। मैं तो बोलूँ ना, गाली आता है मेरे मन में, महाराष्ट्रियन लोगों को जॉब नहीं मिलता क्योंकि उनकी औकात नहीं है, ठीक है ना। महाराष्ट्रियन लोगों को ना काम करने नहीं आता, काम करने की इच्छा नहीं है, उनको आराम करके पगार चाहिए। हाँ 10 से 5 का जॉब करना है उनको, उसमें भी 1 घंटे का लंच ब्रेक लेना है। ऐसी मेंटालिटी में थोड़ी ना क्या जॉब मिलता है। ये लोगों को काम करते हुए देखो, सुबह 8 बजे चालू हो जाएंगे, रात को 9-9 बजे तक ये लोग काम करते हैं। तो भैया जो काम करता है ना उसका देश है, ठीक है।
तुम मराठी हो करके तुमको अलग से रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए, वो नहीं मिलना चाहिए, वो पॉलिटिकल डिस्कशन, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकलिटी। तुम गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ी ना क्या डिपेंड हो सकते हो यार, किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर थोड़ी ना क्या डिपेंड हो सकते हो अपने करियर को लेके। अपना करियर तुमको बनाने आना चाहिए, कंपटीशन है तो है। तो ये लोग यहाँ पे मुंबई में क्यों आते थे, बिहार से मुंबई में क्यों आते थे, बिहार से मुंबई में आते थे, वेस्ट बंगाल से मुंबई में आते थे। क्यों ये लोग मुंबई में क्यों रहे मुंबई में? क्योंकि मुंबई में अपॉर्चुनिटीज है। तो आपको नहीं लग रहा बिहार की गवर्नमेंट का फॉल्ट है इसमें, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का भी फॉल्ट है? अगर वहीं पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होंगे तो ये लोग मुंबई में मरने क्यों आएंगे बेचारे लोग, राइट? आर यू गेटिंग दिस? अभी आपके रूरल एरिया में, आप जिस रूरल एरिया में रहते हो, अगर वहीं पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जॉब की अपॉर्चुनिटी, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, वुड यू ट्रैवल टू मुंबई, सिटी लाइक अ मुंबई, जहां पे जान की कीमत नहीं है, खाने पीने का कोई टाइम नहीं होता, आराम करने का टाइम नहीं होता, लोगों को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं होता, फैमिली टाइम क्या होता है हमको पता ही नहीं होता। यू विल नेवर ट्रैवल टू अ सिटी लाइक अ मुंबई, ठीक है ना? हाँ, मुंबई में पैसा है, बहुत पैसा है, बाकी सिटी से बहुत ज्यादा है, लेकिन लाइफ का भी तो कुछ वैल्यू है, फैमिलीज का भी तो कुछ वैल्यू है, रिलेशनशिप्स का भी तो कुछ वैल्यू है। इफ यू ग्रो ओल्ड एंड इफ यू आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू योर ओन चिल्ड्रन, तो क्या टाइप के चिल्ड्रन आप प्रोड्यूस करके क्या उनको ग्रोथ दोगे, ठीक है ना? तो ये सारी बातें होती है जो मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूं कि छोटे छोटे शहरों में अभी अपॉर्चुनिटीज बननी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, उन्होंने बोला था अगर आप वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 स्टेट को गवर्नमेंट ने फोकस किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अगर आप यहाँ पे फैक्ट्री लगाया तो एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट जो 20% था ना, वो 35% हुआ था, अभी फिर से 20% हो गया है, लेकिन लास्ट ईयर तक 35% था, लास्ट ईयर तक। देखो मैं फटाफट पढ़ा देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए अभी आप लोगों को बहुत सारी पॉइंट्स इसमें से। एडिशनल डिप्रिसिएशन in case of plant and machinery, additional depreciation is 20% on actual cost is allowed on the satisfaction of the following condition: assessors should be engaged in a manufacturing and power generation business and plant and machinery should be newly acquired। लेकिन अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी लगाई होगी 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2020 तक, ये पहला टर्म था बीजेपी का जब बीजेपी पावर में आई थी, ठीक है ना? तो उन्होंने बोला था आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल एंड बिहार में आप लगाओगे तो एडिशनल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो था वो 35 कर देंगे, 20 से भी बड़ा कर देंगे। सर ये 31 मार्च 2020 तो लास्ट ईयर ही चला गया, तो आप हमें इस साल क्यों पढ़ा रहे हो 35%? क्योंकि लास्ट ईयर में जिन्होंने सेकेंड हाफ में अगर मशीनरी पुट किया होगा, आप समझ रहे हो ना, 1920 में जिन्होंने सेकेंड हाफ में मशीनरी पुट किया होगा उनको आधा ही मिला होगा ना, 17.5%। हेलो, ये देखो ना, 1920 में जिन्होंने सेकेंड हाफ में मशीनरी परचेस किया होगा उनको उस साल हाफ ही मिला होगा ना, तो बैलेंस हाफ अभी करंट ईयर में मिलेगा ना, आपके प्रीवियस ईयर में 2021 में बैलेंस हाफ मिलना चाहिए। तो आपको अगर मैं ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊं, अगर कल एग्जाम में इसको ही टारगेट किया उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, तो आपको तो अब बोलोगे सर ये तो बिहार की बात आपने बताई नहीं थी, तो बता दिया मैंने। एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड इन द ईयर ऑफ परचेस एंड पुट टू यूज for 180 days or more. If asset is put to use for less than 180 days, only half year additional depreciation is allowed in the year of purchase, और बैलेंस हाफ जो मिलता है वो नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, ठीक है ना? बैलेंस हाफ जो है वो नेक्स्ट ईयर में मिलता है आपको, ये देखो सब्सिक्वेंट ईयर में बैलेंस हाफ आपको मिलना चालू हो जाता है। सर यहाँ पे देखो, असेट बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है ना, एक सवाल का आंसर जो फटाफट, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है कि नहीं? बिल्डिंग के ऊपर मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन। अरे एडिशनल डेप्रिसिएशन खाली किसके ऊपर मिलता है? अभी तो मैंने बोला ना, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। तो बिल्डिंग के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलता है क्या? यस। एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं। इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर जिसका 25% का रेट था, डेप्रिसिएशन मिलता है क्या? हाँ। एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर दोनों मिलेगा क्या? डेप्रिसिएशन भी मिलेगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा क्या? हाँ। लेकिन जब मैंने एक्सक्लूडिंग बोला है तो ये नेगेटिव प्लांट एंड मशीनरी हो गया ना,
ये जो एक्सक्लूडिंग की लिस्ट है ये नेगेटिव प्लांट एंड मशीनरी हो गई। नेगेटिव प्लांट एंड मशीनरी हमने यहां से एक्सक्लूड किया, यहां से एडिशनल डिप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट से एक्सक्लूड किया, मतलब उसके ऊपर एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कैसा सर? अगर आपने अपने डायरेक्टर के लिए BMW लिया, डायरेक्टर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, आपको डिप्रिसिएशन तो मिलेगा, डिप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन एडिशनल डिप्रिसिएशन आपको, आपने अपने डायरेक्टर के लिए BMW ली, उससे देश का प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाला है क्या? ये बोलो। नहीं ना, तो एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो ये नेगेटिव प्लांट एंड मशीनरी जिसको एडिशनल डिप्रिसिएशन से बाहर रखा गया है। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट लोगे तो डिप्रिसिएशन तो मिलेगा क्योंकि आपने एयरक्राफ्ट बिजनेस के लिए यूज किया है, यू विल गेट द डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि आपने एयरक्राफ्ट लिया, मुकेश अंबानी के लिए जैसे रिलायंस ने एयरक्राफ्ट लिया होगा, तो एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलना चाहिए क्या एयरक्राफ्ट के ऊपर? प्राइवेट जेट, एयरक्राफ्ट, बोलो। अरे एक्सक्लूडिंग का मतलब समझता है आप लोगों को? प्लांट एंड मशीनरी के लिस्ट में से इनको एक्सक्लूड किया गया, इसका मतलब समझता है? ये नेगेटिव प्लांट एंड मशीनरी है। नेगेटिव प्लांट एंड मशीनरी मतलब सर इसके ऊपर एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, इतना क्लियर है? हाँ हाँ, लेकिन डिप्रिसिएशन मिलेगा, डिप्रिसिएशन तो मिलेगा है ना, डिप्रिसिएशन में हमने एक्सक्लूड नहीं करके रखा था इनको। आपने अगर वेसल यूज किया फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट वगैरह तो डिप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आपने अगर इक्विपमेंट ऑफिस में लगाया या गेस्ट हाउस में लगाया हुआ है, कंप्यूटर ऑफिस में लगाया हुआ है आपने, ठीक है ना, एयर कंडीशन ऑफिस में लगाया हुआ है, तो आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा लेकिन एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। यस आपने अगर सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी लाया, इंपोर्टेड हो या डोमेस्टिक हो, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी लाया तो डिप्रिसिएशन मिलेगा लेकिन एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब लास्ट वाला पॉइंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्शन 35 और सेक्शन 35 एडी करके मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। मुझे बताओ, देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि सारे के सारे पेटेंट तो अभी आउटसाइड होते हैं हमारे। इंडिया पेटेंट के नाम पे लाखों का करोड़ों का पेमेंट करता है, तो इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना जरूरी है, इनोवेशन इंडिया में होना जरूरी है अभी। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करता है, बोलता है कि अगर आपने अपनी फैक्ट्री में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब बनाया ना, तो उस लैब में जो भी प्लांट एंड मशीनरी वगैरह लगेगा उसका 100% डिडक्शन हम दे देंगे 35 में। सेक्शन 35 में उसका 100% डिडक्शन मिल जाता है। मुझे बताओ, कोई प्लांट एंड मशीनरी जिसका 100% डिडक्शन सेक्शन 35 ने दे दिया है, क्या उसके ऊपर फिर से डिप्रिसिएशन मिलेगा आपको? डिप्रिसिएशन नहीं। ऑब्वियसली ना सर, 100% आपका ना एंटायर अमाउंट, ये वर्ड को देखो, एंटायर अमाउंट मतलब सर 100% अमाउंट इज अलाउड एज द डिडक्शन इन अदर प्रोविजन, तो उसके ऊपर ना ही डिप्रिसिएशन मिलता है ना ही एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता है। इज इट क्लियर? यस यस। तो मैंने जितना थियोरेटिकली पढ़ाया ना आप लोगों को, आज आप लोगों को उतना ही पढ़ना है, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाता मैं आज, मेरी भी लेक्चर है, आप लोगों को भी ज्यादा हेवी ना चला जाए। जितना मैंने डिप्रिसिएशन तक पीजीबीपी पढ़ा है, प्लीज उसको स्ट्रांगली रिवाइज करो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू हैव लेक्चर। अच्छा, मेरा नेक्स्ट वीक से ना लेक्चर का टाइम चेंज होगा, मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ आप लोगों से।